आखिर क्यों जरूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम? क्यों एनपीएस के लिए इतना विरोध हो रहा है? ओपीएस लागू हुई तो कर्मचारियों को कितना फायदा और प्रदेश पर पड़ेगा कितना आर्थिक बोझ? कुछ लोग उसमें इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। अरे जनाब, चुनाव तो लड़ लें, पहले उनका भी तो कुछ सोचिए। जो कुर्सी के शौकीन एक बार विधायक बने और फिर हटने का नाम ही नहीं लेते। वैसे कई कर्मचारी हैं जो पहले आईएएस अधिकारी थे और चुनाव लड़े हैं। कोई नामी सर्जन था लेकिन नौकरी छोड़ी और चुनाव लड़ा। कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अनिल पराशर। हालांकि पेंशन और चुनाव का आपस में कोई नाता नहीं, लेकिन फिर भी देश में जहां देखो वहां इसके लिए बवाल है। ओपीएस क्यों जरूरी है, क्यों बड़ा मुद्दा है? इसका उत्तर एक रिटायर कर्मचारी ने बड़े ही कम और साफ शब्दों में दिया है। नई पेंशन स्कीम को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, मैं रिटायर हूं और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत हर महीने रकम मिलती है, लेकिन नई पीढ़ी की सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। मतलब बेशक वे ओपीएस के तहत हर महीने अच्छी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि बाकी कर्मचारियों को भी पेंशन मिले और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। चुनाव में भी ओपीएस बड़ा मुद्दा बनकर उठा। बीजेपी कांग्रेस में ऊंच नीच का कारण कहीं ना कहीं ये ओपीएस ही रही। लिहाजा आपको ये समझ लेना चाहिए कि ओपीएस क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं और लागू होती है तो कर्मचारियों को कितना नफा और प्रदेश सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस चुनाव की बात करें तो इस बार वोटर्स की संख्या 55,92,882 थी। इनमें करीब 2,75,000 सरकारी कर्मचारी हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2,75,000 में से करीब 1,05,000 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। 1,05,000 कर्मचारी यानी 1,05,000 परिवार। और अगर औसतन मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए और एक कर्मचारी के परिवार में कुल लोग 4 जोड़े जाएं तो वोटर्स की संख्या होती है 6 लाख। मतलब पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा ओपीएस ना देने का दावा करने वाले दल पर भारी पड़ा। बाकी इन वोटर्स के रिश्तेदार और कुछ साथी कर्मचारी और उनके परिवार ओपीएस की वजह से उस दल के नुकसान का कारण बने हैं। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों ने भाजपा को छोड़कर साफ तौर पर पुरानी पेंशन देने की घोषणा की थी। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है, और जब भी हमको मौका मिलेगा पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएंगे। दरअसल बीजेपी के लिए यह मामला तब बिगड़ता नजर आया जब सीएम ने एक बयान में यह तक कह दिया कि भाई पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो। और कुछ लोग उसमें इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या, वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन। मैं कर्मचारियों का विरोध नहीं, मतलब मेरा कहने का अभिप्राय, मैं बड़ा सीधी सी बात कह देता हूं कई बार। तो एक सवाल यह भी है कि आखिर सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बंद क्यों की थी? दरअसल पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाने और नई पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे सरकार का तर्क था कि वह पेंशन का काम अपने जिम्मे से हटाना चाहती है। साल 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर उसी साल 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था।
मतलब 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद अगर कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो वह नई स्कीम के तहत आएगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ओपीएस और एनपीएस के बीच आखिर फर्क क्या है और दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं। फायदे नुकसान की बात करें तो ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, लेकिन एनपीएस के तहत जीपीएफ की सुविधा नहीं मिलती। पेंशन के लिए सैलरी में से कोई कटौती नहीं होती थी, ये ओपीएस में हो रहा था, लेकिन एनपीएस में सैलरी से हर महीने 10% पैसा काट लिया जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन दी जाती थी, यानी कि अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी यह बात स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भर करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन का पूरा पैसा सरकार द्वारा दिया जाता था। एनपीएस में पेंशन बीमा कंपनी देगी। किसी भी मुद्दे के मामले में आपको बीमा कंपनी से निपटना होगा, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओपीएस के तहत अगर नौकरी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी और फैमिली पेंशन दी जाती थी, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में महंगाई और पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि राजनीतिक दलों ने मुफ्त में रेवड़ी बांटने की जो घोषणा की, ये आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष की एक रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए सुझाव दिया है कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य की जीडीपी या राज्य के कर संग्रह के 1% तक सीमित कर दे। रिपोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर भी चेतावनी दी गई है और बताया गया है कि उसे लागू करने से राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो जाती है तो प्रदेश पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। खैर ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जिस एनपीएस के लिए इतना विरोध हुआ, जिस पेंशन के लिए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को मामा तक बना लिया, वो आखिर ओपीएस से अलग कैसे है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना को निवेश रिटर्न आधारित एनपीएस के विपरीत परिभाषित किया गया था। एनपीएस में सरकार और कर्मचारी पेंशन फंड में बराबर का योगदान करते हैं। पुरानी योजना में पेंशन के रूप में आखिरी बार लिए वेतन का 50% दिया जाता था। 80 साल से ऊपर के लोगों को मूल पेंशन के 20 और 100% के बीच अतिरिक्त पेंशन मिलती रही है। पॉलिसी बाजार के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर एनपीएस में न्यूनतम भुगतान 3,500 रुपए है। वहीं अब अगर बात ओपीएस लागू होने से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की करें तो हिमाचल प्रदेश पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं अगर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाती है तो राज्य पर 600 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। वर्तमान में पेंशन का भुगतान करने के लिए सालाना 7,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के बाद 2030 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन चुकाने की चिंता करनी पड़ेगी तो आने वाले सालों में पेंशन पर होने वाला खर्च 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं अगर अब ओपीएस की घोषणा करने वाले राज्यों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ राज्य का आता है। इसके बाद झारखंड और राजस्थान भी पुरानी पेंशन स्कीम लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं चौथा राज्य पंजाब है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा कर चुके हैं। ये घोषणा उन्होंने हिमाचल चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले की थी। खैर अब देखना यह होगा कि क्या हिमाचल ओपीएस देने वाला 5वां राज्य बन रहा है या नहीं। हमारी शुभकामनाएं कर्मचारियों के साथ हैं।